Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are going to study the 12th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Nutrition, Health and Well-being. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार से सिलेबस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस और ये है हमारा चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग इन्फेंसी, बर्थ टू 12 मंथ। तो इन्फेंसी वाले टाइम में जब छोटा बच्चा होता है, जब वो बर्थ से लेके 12 मंथ तक का हो जाता है, तब तक उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसकी हेल्थ को कैसे हम अच्छा रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्फेंट्स। एक इन्फेंट की क्या डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद है फीडिंग द लो बर्थ वेट इन्फेंट्स। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो जन्म के समय कम भार का है, जिसका वेट कम है, तो उसको कैसे खाना खिलाना चाहिए। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स देने चाहिए इस एज के बच्चों को। गाइडलाइंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के समय कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए पेरेंट्स को। फिर है इम्यूनाइजेशन। फिर है कॉमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन सी कॉमन हेल्थ रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन 1 to 6 ईयर। उसके बाद देखो, हमने एक इन्फेंट का पढ़ लिया, अब हम प्री स्कूल चिल्ड्रन का पढ़ेंगे कि उसको कैसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स दिए जा सकते हैं, कैसे उसकी हेल्थ अच्छी रखी जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक प्री स्कूल बच्चा जो होता है उसकी क्या न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं। गाइडलाइंस फॉर हेल्दी ईटिंग फॉर प्री स्कूलर्स, मतलब जब भी हम प्री स्कूलर को खाना खिला रहे हैं तो क्या क्या गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी चाहिए। प्लानिंग बैलेंस्ड मील्स फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, कैसे छोटे बच्चों के लिए, प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए बैलेंस्ड मील को प्लान किया जाए। सम एग्जांपल्स ऑफ लो कॉस्ट स्नैक्स, फीडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक नीड्स। ऐसे बच्चे जो कि स्पेसिफिक नीड्स में हैं, उनके लिए क्या फीडिंग मेथड होना चाहिए, कैसे उनको खाना खिलाना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उनको देने चाहिए। फिर है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन 7 to 12 ईयर्स। अब देखो, हमने इन्फेंट का पढ़ लिया, हमने प्री स्कूल चिल्ड्रन का पढ़ लिया, अब हम स्कूल एज चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे जो कि 7 to 12 ईयर्स के होते हैं, कि इनको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इनको कैसे हम हेल्दी डाइट दे सकते हैं, ठीक है, कैसे इनको हम हेल्दी रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सबसे पहला तो हम स्कूल एज चिल्ड्रन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, फिर उनके लिए डाइट्स प्लान करेंगे। उसके बाद है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डाइट इनटेक ऑफ प्री स्कूल एज एंड स्कूल एज चिल्ड्रन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्री स्कूल एज चिल्ड्रन और स्कूल एज चिल्ड्रन की डाइट को प्रभावित करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हेल्दी हैबिट्स के बारे में। फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इशू इन स्कूल एज चिल्ड्रन। स्कूल एज चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी क्या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं और क्या न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर था, ये सारे टॉपिक्स थे जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। After completing this chapter, the learner will be able to describe the nutritional needs of children at different stages of development. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड्स को डिस्क्राइब कर पाएंगे कि बच्चों की डिफरेंट स्टेजेस में न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती हैं। एक इन्फेंट की न्यूट्रिशनल नीड क्या है, एक प्री स्कूलर की न्यूट्रिशनल नीड क्या है, एक स्कूल एज चाइल्ड की न्यूट्रिशनल नीड क्या है।
मेक सजेशंस फॉर प्लानिंग बैलेंस्ड मील फॉर चिल्ड्रन, और उसके बाद हम बच्चों के लिए मील प्लान करने के लिए भी सजेशन दे सकते हैं। डिस्कस फूड हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन, हम बच्चों की फूड हैबिट को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद कर सकते हैं, हमारे पास इतनी नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डिस्क्राइब द इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, इसके बाद हम इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को भी समझ पाएंगे कि किस उम्र में बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगानी है, कौन सी दवा देनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। देखो, इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि पहले के चैप्टर्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि न्यूट्रिशन क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशनल नीड को कैसे पूरा किया जाए, उनको कैसे हेल्दी रखा जाए, ठीक है। देखो, चाइल्डहुड ऐसा पीरियड है जहाँ पे बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, उसका वेट बढ़ रहा होता है, और इस एज में बच्चे के जो न्यूट्रिशनल नीड है ना वो भी बदलती रहती है, ठीक है। बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड किस पे डिपेंड करती है, उसकी हाइट पे, उसके वेट पे, ठीक है। Since physical and mental development takes place very rapidly in children, nutritional deficiency at this age can result in lifelong impairments and disabilities। देखो, इस समय फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है बच्चों में, तो अगर इस एज में बच्चे को कोई न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो इसका असर बच्चे पे बहुत गलत पड़ सकता है, हो सकता है बच्चा डिसेबल हो जाए पूरी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, एडिक्वेट न्यूट्रिशन ensure that the child grow to their full potential, और अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो बच्चा बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फुल पोटेंशियल के साथ बढ़ेगा। वी देयरफॉर नीड टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग देयर फूड इंटेक वाइल इंजॉइंग वेराइटी ऑफ फूड्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स। तो यहाँ पे एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, हमें ये इंश्योर करना होगा कि बच्चा हेल्दी फूड ले, ठीक है। जो भी फूड ग्रुप्स बनाए गए हैं उनसे सभी फूड ग्रुप में से बच्चे के डाइट में एक एक फूड ज़रूर शामिल हो, ठीक है। देखो, जनरली ऐसा समझा जाता है कि जिस भी बच्चे की हाइट अच्छी है, वेट अच्छा है, वो बच्चा क्या है, हेल्दी है। लेकिन सिर्फ हाइट और वेट नहीं ही मायने नहीं रखता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मायने रखती हैं। एडिक्वेट न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चों को, तो बच्चे के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो बच्चे का पूरा सिस्टम है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो सब अच्छे से काम करेगा। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, अगर बच्चे को अच्छी डाइट मिल रही है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो बच्चे का दिमाग भी अच्छे से डेवलप होगा, ठीक है। बच्चे के अंदर जो कॉग्निशन वाली एबिलिटी होगी वो आएगी। बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस एंड रीस्टोर हीलिंग, बॉडी की जो एबिलिटी है डिजीज से फाइट करने की वो भी बढ़ेगी। अगर बच्चे को कोई बीमारी भी हो जाती है तो भी बच्चा बहुत तेज़ी से हील करेगा। इंक्रीज इन एनर्जी लेवल्स, बच्चे को अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उसका एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा। डेवलप प्लेजेंट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और वो खुश रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेल बीइंग ड्यूरिंग इन्फेंसी, बर्थ टू 12 मंथ। जो इन्फेंट होते हैं उनकी न्यूट्रिशन के बारे में हम समझेंगे। इन्फेंसी इज मार्क्ड बाय रैपिड ग्रोथ एंड changes especially during early infancy, birth to 6 month are phenomenal। देखो, जो इन्फेंसी है ना, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत तेज़ी से बच्चा बढ़ता है। खास करके जो 0 to 6 मंथ का एज होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है बच्चे पे। In fact, it is known that infant require twice as many calories per kg of body weight as required by an adult doing heavy work। और
ये भी हम कह सकते हैं, ये भी कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी कैलोरीज होती हैं जिनकी ज़रूरत बच्चे को दुगनी होती है। किससे दुगनी होती है? उस एडल्ट से जो कि हैवी वर्क कर रहा है। सोचो, एक हैवी वर्क करने वाले एडल्ट से भी ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत कभी कभी बच्चे को हो जाती है। ठीक है, कुछ ही ऐसी कैलोरीज होती हैं जिनकी ज़रूरत बच्चे को दुगनी होती है। ठीक है, it is possible to fulfill this requirement through adequate nutrition। तो बच्चे की ये जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, प्रोटीन्स की, ये किसके थ्रू पूरी की जा सकती है? एडिक्वेट न्यूट्रिशन के थ्रू, एडिक्वेट फूड के थ्रू। बिसाइड्स एनर्जी, चिल्ड्रन शुड गेट प्रोटीन, कैल्शियम एंड आयरन। देखो, एनर्जी के अलावा बच्चों को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। क्यों? रैपिड ग्रोथ के लिए। कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है ताकि उसकी बोन स्ट्रांग हो पाए, और आयरन की भी ज़रूरत होती है ताकि उसके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जो इन्फेंट्स होते हैं ना, उनका जो वेट होता है वो 6 मंथ के जब वो हो जाते हैं तो डबल हो जाता है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा जन्म लिया और वो 3 kg का है, तो जब वो 6 मंथ का होगा तो वो 6 kg का हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और जब वो 1 साल का हो जाएगा तो उसका वेट ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि वो 9 kg का हो जाएगा। अगर बच्चा जन्म के समय 3 kg का है तो वो 1 साल का होगा तो 9 kg का हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लेंथ की बात करें, 50 to 55 सेंटीमीटर एट बर्थ इंक्रीजेस टू 75 सेंटीमीटर बाय 1 ईयर। देखो, जो बच्चा जन्म के समय 50 to 55 सेंटीमीटर का रहता है वो 1 ईयर तक 75 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। हेड का जो सरकमफ्रेंस होता है और जो चेस्ट का सरकमफ्रेंस होता है ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे में होता है, ये बच्चे में चेंजेस होते हैं। इसके बाद है डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्फेंट। एक छोटे बच्चे के लिए क्या क्या डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं? इन्फेंट्स आर एबल टू रेगुलेट देयर नीड्स बाय कंज्यूमिंग मोर मिल्क और लेस मिल्क। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को दूध से ही पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूध की जब ज़रूरत होती है तो वो ज़्यादा पी लेते हैं, कम की ज़रूरत होती है तो कम पीते हैं। देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर मेट थ्रू द कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स गिवन टू देम। तो जो इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो कहाँ से पूरी होती है? पहला तो ब्रेस्ट मिल्क से पूरी होती है, और अगर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है तो बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी दिए जाते हैं। तो इन दोनों को ही मिला के बच्चा अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करता है। द रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट्स आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मदर्स मिल्क। तो माँ का जो दूध होता है ना, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स रिकमेंड किए जाते हैं वो माँ के दूध के हिसाब से ही होते हैं। एन एवरेज सिक्रेशन ऑफ 850 ml of breast milk of a well-nourished mother should provide all the nutrients for the first 4 to 6 months। अगर देखो, एक वेल नरिश्ड मदर है, या कह सकते हो अगर कोई हेल्दी मदर है, तो उसका 850 ml दूध ही बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर देता है। किस बच्चे की? 4 to 6 मंथ के बच्चे की। ठीक है, अगर बच्चा 4 to 6 मंथ का है तो माँ का 850 ml दूध ही उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर देता है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि माँ जो है वो वेल नरिश्ड होनी चाहिए, उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द बेबी थ्राइव्स वेल इफ द मदर इज वेल नरिश्ड। तो यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ मदर पे डिपेंड करती है। अगर माँ वेल नरिश्ड है तो बच्चा भी अच्छे से बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। शी मस्ट देयरफॉर ईट अ डाइट रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम एंड आयरन एंड कंज्यूम एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ फ्लूइड्स मिल्क फ्लूइड्स लाइक मिल्क, सूप, फ्रूट जूस एंड इवन वाटर टू अवॉइड माल न्यूट्रिशन। तो इसलिए जो माँ है उसको क्या करना चाहिए? उसको प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, ऐसा फूड लेना चाहिए जहाँ पे कैल्शियम हो, आयरन हो, प्रोटीन हो। ठीक है, और इसके अलावा उसको दूध पीना चाहिए, सूप, फ्रूट जूस, और बहुत ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। ठीक है, ताकि माँ को माल न्यूट्रिशन ना हो, क्योंकि अगर माँ की हेल्थ डाउन हुई तो इसका सीधा असर बच्चे पे पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद देखो यहाँ पे ICMR ने डाइट रिकमेंड की है कि अगर बच्चा बर्थ टू 6 मंथ का है तो उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में मिलने चाहिए, और अगर बच्चा 6 to 12 मंथ का है तो उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, ठीक है, आपकी बुक में दिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। मदर्स मिल्क इज नेचर्स गिफ्ट टू द न्यू बॉर्न बेबी। इट इज एनरिच्ड विथ ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स विच आर इजीली एब्जॉर्ब्ड। तो देखो, बच्चे के लिए माँ का दूध क्या है, नेचर का गिफ्ट है, और इस दूध में जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब होते हैं, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ईजिली बच्चा एब्जॉर्व कर सकता है। WHO रिकमेंड्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे WHO ने कहा है कि 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग तो करानी ही चाहिए। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इवन वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और ये भी कहा गया है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा कर रहा है तो उसको पानी भी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ के दूध से ही उसकी पानी की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बेबी शुड बी पुट ऑन ब्रेस्ट मिल्क सून आफ्टर बर्थ। तो जितनी जल्दी हो सके जन्म के बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 3 days अ येलो कलर्ड फ्लूइड नोन एज कोलेस्ट्रम इज प्रोड्यूस। तो जो माँ का दूध होता है जो कि फर्स्ट 2 to 3 days में निकलता है, जो कि येलो कलर का होता है, इसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, बेबीज मस्ट बी फेड on it as it is very rich in antibodies and protects a child from infections। तो बच्चे को ये जो कोलेस्ट्रम है ना वो देना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज आ सकें और बच्चा इन्फेक्शन से बच सके। ठीक है, इसके बाद देखो बेनिफिट्स बताए गए हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। इट इज़ न्यूट्रिशनली टेलर मेड फॉर मीटिंग द इन्फेंट्स न्यूट्रिशनल नीड्स। देखो, इससे बच्चे की सारी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो जाती हैं। इट इज़ इनरिच्ड विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन एंड फॉर्म। तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो भी जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल हाइजेनिक एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ फीडिंग बोथ फॉर द मदर एंड द चाइल्ड। तो ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चे को फीड कराने का, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही हाइजेनिक तरीका है। मिल्क इज़ अवेलेबल एट ऑल टाइम्स एंड एट द राइट टेम्परेचर। और ये जो मिल्क होता है, जो माँ का दूध होता है, ये हर समय अवेलेबल होता है और इसका टेम्परेचर भी एकदम बच्चे के हिसाब से होता है। इट प्रोटेक्ट्स बेबीज फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, चेस्ट एंड urinary infections due to the presence of antibodies in it, giving it natural immunity and it is free from allergens। तो देखो, इससे क्या होता है, बच्चे को यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं होता, बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होता, बच्चे को कोई भी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे को एसिडिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जो कि बच्चे को नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, जिससे बच्चे को किसी भी तरह की एलर्जी भी नहीं होती और बच्चे को हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम नहीं होती। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू मदर्स अगेंस्ट ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम डेवलपिंग वीक बोन्स। और ये माँ की भी रक्षा करता है। ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग से खाली बच्चे को ही फ़ायदा होता है, माँ को भी फ़ायदा होता है। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है और ओवरी का कैंसर होता है उससे माँ बच जाती है। और ब्रेस्ट फीडिंग माँ को बोन वीक होने से भी बचाती है। माँ की बोन वीक नहीं होती ब्रेस्ट फीडिंग अगर वो कराती है तो। It is very conducive for a healthy, happy, emotional relationship between the mother and the child। और breast feeding के थ्रू ही माँ और बच्चे में एक अच्छा इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड होता है। Babies know when and how much they want and so the best clock is baby's hunger। देखो, बच्चे जानते हैं कि उनको कब दूध पीना है और कितना दूध पीना है। तो जब बच्चे रोने लगते हैं तो यही सबसे, कहते हैं ना, सबसे अच्छा समय होता है बच्चे को दूध पिलाने का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप एफर्ट्स डाल के नहीं पिलाओ।
बच्चा जब रोए तभी पिलाओ। ऐसे भी आप बच्चे को दूध पिला सकते हो। इससे क्या होता है, एक रेगुलरिटी आती है। तो जब बच्चा 1 महीने का हो जाए तब आप बच्चे को रेगुलर पीरियड पे दूध पिला सकते हो, ठीक है। इसके बाद है फीडिंग द लो बर्थ वेट इन्फेंट। ऐसे बच्चे जिनका जन्म के समय जो वेट है वो 2.5 kg से कम होता है, उनको हम लो बर्थ वेट इन्फेंट बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाना चाहिए? यू मे नो दैट सम चिल्ड्रन आर born low in body weight. A baby weighing less than 2.5 kgs at birth is considered as low birth weight। ठीक है, अगर बच्चा 2.5 kg से कम है तो उसको हम लो बर्थ वेट इन्फेंट बोल सकते हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम्स फेसिंग सच बेबीज आर दैट दे हैव पुअर सकिंग एंड swallowing रिफ्लेक्सेस। तो इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये सक नहीं कर पाते और ये सॉलो भी नहीं कर पाते, ठीक है। देयर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज ऑल्सो वेरी लो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर स्टमक्स एंड इंटेस्टाइन्स। और बच्चे जो दूध पी रहे हैं उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते जल्दी से, ठीक है। इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इनका स्टमक भी छोटा होता है और इनकी इंटेस्टाइन्स भी छोटी होती हैं। बट दे हैव अ रिलेटिवली हाई कैलोरीज रिक्वायरमेंट। और इन बच्चों की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो अदर बच्चों से ज़्यादा होती है। breast milk produced by their mother has all the essential amino acid, calories, fats and sodium contents। तो माँ के दूध में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चों को ज़रूरी होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स, कैलोरीज, फैट, सोडियम, ठीक है। इसके अलावा माँ के दूध में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा लो बर्थ वेट का है तो भी उसके लिए माँ का दूध ही बेस्ट फूड है, ठीक है, क्योंकि इससे उसकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स शुड बी कंसीडर्ड ओनली इफ द बेबी डज नॉट गेन वेट सेटिस्फैक्टरली। और जहाँ तक बात है डाइटरी सप्लीमेंट्स की, तो ये तभी देने चाहिए जब बच्चा वेट नहीं गेन कर रहा हो। जब आप देखो कि बच्चे के वेट में कोई वृद्धि नहीं हो रही है तब आप उसको डाइटरी सप्लीमेंट्स दे सकते हो। डाइटरी सप्लीमेंट्स का क्या है कि माँ के दूध के अलावा कुछ और फूड बच्चे को दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। ये क्या होता है? Complementary feeding is the process of gradually introducing other foods along with breast milk। देखो, ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ बच्चे को धीरे धीरे अलग से भी फूड दिए जाते हैं, तो उन फूड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स बोल सकते हैं। फूड्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड आर दस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। तो फूड जो कि धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, बच्चे को खिलाए जाते हैं धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स बोलते हैं। दीज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय 6 months ऑफ एज। तो 6 महीने के बाद ही ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स हैं इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, इनको बच्चे को देना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट in this process the complementary feeding good hygienic conditions must be maintained when using feeding bottles and utensils to avoid infection to the baby। और इस समय इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि हम अलग से बर्तन में बच्चे को खाना देते हैं, जो फीडिंग बॉटल्स होती हैं वो यूज़ करते हैं। तो जो भी बर्तन हैं, फीडिंग बॉटल्स हैं, उनको अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। In order to ensure the fulfillment of nutritional needs of infants, complementary foods should be calorie dense and should provide at least 10% of energy as protein। तो बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हों इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स हैं उसमें कैलोरी होनी चाहिए, और जो 10% एनर्जी बच्चे को मिल रही है वो 10% एनर्जी प्रोटीन से मिले। मतलब जितनी भी एनर्जी बच्चे को मिल रही है उसका 10% प्रोटीन से मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। कितने टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स होते हैं ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला है लिक्विड कॉम्प्लीमेंट, सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट और सॉलिड कॉम्प्लीमेंट।
तो ये जो सेमी सॉलिड कम्प्लीमेंट है इसको 5 से 6 महीने में बच्चे को देना स्टार्ट करना चाहिए। और जो सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्स हैं इनको 10 मंथ या 1 ईयर तक बच्चे को देना शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लिक्विड कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो आपको पता है ब्रेस्ट फीडिंग तो हो ही रही है, बच्चा माँ का दूध तो पी ही रहा है, लेकिन इसके साथ अगर आपको लिक्विड कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं जब बच्चा आपका 5-6 महीने से कम का है तब क्या देना चाहिए? मिल्क डाइल्यूटेड विथ बॉइल्ड वाटर इन रेशियो 3:1 देन अनडाइल्यूटेड मिल्क इन अ फ्यू वीक्स। तो जो बच्चे 6 महीने से कम के हैं उनको पानी में दूध मिला के देना चाहिए। ठीक है, क्या रेशियो होना चाहिए? देखो, दूध जो है 3 होना चाहिए, 3:1 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, मतलब दूध और पानी का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो मिल्क है उसको अनडाइल्यूटेड फॉर्म में देना चाहिए, मतलब उसमें पानी थोड़ा थोड़ा कम करते रहना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में पानी मिला के देना चाहिए बच्चे को दूध। ठीक है, अगर माँ के दूध के अलावा कोई दूध दिया जा रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर ही रहे हैं, इसका मतलब ये माँ का दूध तो नहीं है ना। इसके बाद है साइट्रस जूसेस स्टार्टिंग विथ 5 ml एट 4 months इंक्रीज्ड अन टू 85 ml अप टू 1 ईयर। तो जो खट्टे जूसेस हैं वो बच्चे को अगर आप देना स्टार्ट कर रहे हो तो 4 मंथ में बच्चे को 5 ml दो। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है, बच्चा 1 साल का हो जाता है, तो उस समय तक 85 ml आप जूस का अमाउंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बच्चा जब 4 महीने का है तो आप 5 ml से देना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ। ठीक है, सूप्स, वेजिटेबल्स, दाल्स, क्लियर सूप्स at 4 to 5 month, by 1 year अनस्ट्रेन्ड सूप्स विथ सॉल्ट एंड अनियन। तो पहले जो स्टार्टिंग में बच्चा 4-5 महीने का है तो उसको नॉर्मल सूप दो। ठीक है, पतला सूप दो वेजिटेबल्स का, दाल्स का। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब 1 साल का हो जाता है, तो आप सूप में अनियन भी मिला सकते हो, सॉल्ट भी मिला सकते हो, बाकी जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे आप मिलाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर है सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्स। इसमें क्या आता है? इसमें आता है वेल कुक्ड एंड मैश्ड वेजिटेबल्स। और ये कब दिए जाते हैं? जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है तब। इसमें क्या किया जाता है? जो हमारी सब्जियां होती हैं उनको अच्छे से पका के मैश कर लिया जाता है। पल्सेस एंड सीरियल्स वेल कुक्ड सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशंस। तो दालें वगैरह दो बच्चों को, वो भी अच्छे से पकी होनी चाहिए। मिल्क एंड शुगर में बी एडेड। तो यहाँ पे जो भी तुम दिए जा रहे हैं अनाज बच्चे को, उसमें आप चीनी और दूध भी मिला सकते हो। ठीक है, इसके बाद है एग योक। बाय 7 months स्टार्टिंग विथ हाफ टी स्पून टू 1 फुल एग योक बाय 1 ईयर। देखो, जो अंडे का पीला वाला भाग होता है वो जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तब आप उसको देना शुरू करो, और उस समय आधा टीस्पून ही बच्चे को दो। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा 1 साल का हो जाता है, तब आप उसे पूरा एक अंडे का पीला वाला भाग दे सकते हो खाने को। ठीक है, उसके बाद है माइंस्ड एंड कुक्ड मीट एंड फिश। तो अच्छे से पकाया हुआ, मैश किया हुआ मीट या फिश भी आप बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, टू बी इंट्रोड्यूस्ड लेटर बाय एंड ऑफ 1 ईयर। लेकिन ये कब देना चाहिए? जब बच्चा 1 साल का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब है सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्स। ये कब देने चाहिए? जब बच्चा 10 महीने या 1 साल से ज़्यादा का हो जाए। ठीक है, जब बच्चे के टीथ्स आने लगे, बच्चा कट करना शुरू कर दे, तो इस समय बच्चे को दाल, सीरियल्स, माइंस्ड मीट कुक्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो। अलग अलग तरीके से पका के दे सकते हो। मीट दे सकते हो, दाल, सीरियल, अनाज, कुछ भी दे सकते हो। फिर आप रॉ सैलड और फ्रूट्स भी बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को धीरे धीरे लिक्विड कॉम्प्लीमेंट से सॉलिड कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। ठीक है, अगर ज़रूरी हो तब, नहीं तो 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे
कुछ लो कॉस्ट कम्प्लीमेंट्री फूड्स दिए गए हैं, इनको आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद है गाइडलाइंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। जब भी आप बच्चों को, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ओनली वन फूड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट अ टाइम। एक समय में केवल एक ही फूड इंट्रोड्यूस कराना चाहिए बच्चे को। स्मॉल क्वांटिटीज शुड बी फीड इन द बिगिनिंग विच कैन बी ग्रेजुअली इंक्रीज। जब स्टार्टिंग हो रही है तो उस समय इकट्ठे बहुत ज़्यादा खाने को नहीं दे देना चाहिए, कम कम अमाउंट देना चाहिए खाने का, फिर धीरे धीरे उस अमाउंट को बढ़ाते रहना चाहिए। डू नॉट फोर्स इफ़ द चाइल्ड डिसलाइक एनी फूड। अगर बच्चे को कोई फूड पसंद नहीं आ रहा है तो पेरेंट्स को उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। ट्राई समथिंग एल्स एंड री इंट्रोड्यूस लेटर। कुछ और ट्राई करो अगर बच्चे को वो फूड नहीं अच्छा लग रहा है तो, या उसी फूड को आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो तो कुछ समय बाद इंट्रोड्यूस कराओ जब बच्चा उसको भूल गया हो, ठीक है। स्पाइसी एंड फ्राइड फूड शुड बी अवॉइडेड फॉर स्मॉल बेबीज। छोटे बच्चे को स्पाइसीज और फ्राइड फूड्स नहीं देने चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ फूड शुड बी इनकरेज विदाउट शोइंग पर्सनल डिसलाइक्स। तो अपने पसंद के हिसाब से पेरेंट्स को बच्चों को नहीं देना चाहिए। मतलब अगर पेरेंट्स को कोई चीज़ नहीं पसंद तो इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे को वो चीज़ वो नहीं देंगे। बच्चे को हर चीज़ देनी चाहिए, ठीक है। बच्चा बताएगा कि वो उस चीज़ को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। वैरायटी ऑफ फूड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक न्यू फूड्स एक्सेप्टेबल। तो फूड में वैरायटी होनी चाहिए ताकि बच्चा क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे, बच्चे को अच्छा लगे, बच्चे को भी टेस्ट मिले, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। Good health and well-being are not entirely depend on good nutrition. We all are aware of the role of immunization in protecting children from various diseases. देखो, बच्चे को डिजीजेस से बचाने के लिए खाली गुड न्यूट्रिशन ही ज़रूरी नहीं है, इम्यूनाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। You may be interested in knowing how immunization protects child from diseases. A vaccine that contains an inactive form of a bacterium, virus, toxin made by the germ is injected in the child. देखो, एक ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। Being inactive, it does not cause infections but induces white blood cells to produce antibodies. तो जब ये इंजेक्शन बच्चे को लगाया जाता है तो इससे बच्चे को कोई बुरा असर नहीं होता, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि ये जो इंजेक्शन होता है इसके थ्रू क्या होता है, जो बच्चे के वाइट ब्लड सेल्स है ना, वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ देन किल द जर्म्स व्हेन दे अटैक द चाइल्ड सिस्टम। और यही एंटीबॉडीज़ बच्चे की बॉडी में होती हैं, और जब भी कोई जर्म बच्चे के सिस्टम पे अटैक करता है तो ये एंटीबॉडीज़ उस जर्म को किल कर देती हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, और ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है, ICMR के द्वारा। तो देखो, यहाँ पे एज बताई गई है बच्चे की और बताया गया है कि उस एज में कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए। तो सून आफ्टर बर्थ, बर्थ के तुरंत बाद क्या लगना चाहिए, BCG1। 6 वीक्स, जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाए तो 3 इंजेक्शन लगते हैं, OPV2, DPT3 और हेपेटाइटिस बी। फिर जब बच्चा 10 वीक का हो जाता है तभी भी तुम्हारे 3 इंजेक्शन हैं, OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी। फिर जब बच्चा 14 वीक्स का हो जाता है उस समय भी है तुम्हारा OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी। उसके बाद जब बच्चा 9 to 12 मंथ का हो जाता है तब उसको मीजल्स की वैक्सीन लगती है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि कौन सी वैक्सीन क्यों लगाई जाती है और उसकी फुल फॉर्म बताई गई है। BCG की फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन, जो कि टीबी के लिए लगता है, ठीक है। ये एक एंटी टीबी वैक्सीन है। OPV क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो से बचाता है। DPT क्या है, डिप्थीरिया, पैट्यूसिस एंड टेटनस, ये तीनों के लिए एक वैक्सीन लगती है जिसको हम DPT बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन सी हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे देखो, आपने ऑलरेडी चैप्टर 10 में इसके बारे में पढ़ा है कि कैसे बच्चे में माल न्यूट्रिशन हो जाता है, और कैसे जब माल न्यूट्रिशन होता है तो इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, इनफैक्ट माल न्यूट्रिशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम। तुमको पता है माल न्यूट्रिशन नेशनल प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलती है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि माल न्यूट्रिशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, माल न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जिसमें तुम्हारा इलिटरेसी है, पावर्टी है, इग्नोरेंस है। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स को न्यूट्रिशनल नीड्स ही नहीं पता होती बच्चों की। ठीक है, उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही नहीं पता होता। उनको ये भी नहीं पता होता कि कैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल करना है। ठीक है, और ख़ास करके अगर रूरल और ट्राइबल एरिया की बात करें तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती ही नहीं है, और अगर होती भी हैं तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते, इतने अवेयर नहीं होते कि वो उन फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएँ। ठीक है, children begin to be malnourished when breast milk is no longer available in adequate amounts and continues to remain so till they can make full use of the family diet। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो माल नरिश्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता, और ऐसा बहुत लंबे समय तक होता है, मतलब कंटिन्यूअसली उनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाता, और फिर वो कोई कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी नहीं पा पाते, जिसकी वजह से वो माल नरिश्ड हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंसिडेंस ऑफ डायरिया इज़ वेरी कॉमन इन इन्फेंट्स, और इसी समय डायरिया हो सकता है बच्चों में। अब अगर बच्चे को डायरिया हो गया तो उसकी बॉडी में पानी की भी कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाएगी, और इस वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, रिसर्च एविडेंस फेवर्स द व्यू दैट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन कॉजेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पर्टिकुलरली इन पॉपुलेशन सब्जेक्टेड टू फूड शॉर्टेज। और कई सारी रिसर्च हुई हैं जिसमें ये भी पता चला है कि अगर फूड की शॉर्टेज हो रही है कहीं पे लोगों को, तो वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, प्राइमरी herpes simplex is another infectious disease which affects children if they are suffering from malnutrition at the same time। और उसी समय अगर बच्चा malnutrition से संक्रमित है, बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन है, तो उस समय बच्चे के अंदर आपको प्राइमरी हर्पेस सिम्प्लेक्स नाम का इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर इस एज में बच्चे को माँ का दूध भी नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ कम्प्लीमेंट्री फूड्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, बच्चे के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, और इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बताई गई है कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिजीज़ेस जो कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, तो पहला है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लीड्स टू ग्रोथ रिटार्डेशन एंड इन्फेक्शंस लीडिंग टू डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। तो ये ग्रोथ पे असर डालता है, इससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया, डिहाइड्रेशन ये सब बच्चे को हो जाता है। फिर है अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो जाता है। ठीक है, बच्चे के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस रिजल्ट ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर बच्चे के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो बच्चे को क्या हो सकती है? ब्लाइंडनेस हो सकती है। रिकेट्स एंड ऑस्टियोपीनिया आर बोन रिलेटेड, तो रिकेट्स भी तुम्हारे बोन से रिलेटेड है और ऑस्टियोपीनिया भी बोन से रिलेटेड है। और ये क्यों होता है? ये दोनों डिजीज़ विटामिन डी की शॉर्टेज की वजह से होता है और कैल्शियम की शॉर्टेज की वजह से होता है। फिर है गॉइटर। गॉइटर आपको पता है जब आपकी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और ये क्यों होता है? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि न्यूट्रिशन का कम्युनिकेबल डिजीज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 कम्युनिकेबल डिजीज़ को के बारे में बताया गया है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, जिसमें है पोलियो, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, पर्ट्यूसिस, मीजल्स एंड टिटनेस। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे मॉर्टैलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट बढ़ने का कारण ये कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हैं।
और अगर कोई इंसान कम एज का है, जैसे चाइल्डहुड वाले पीरियड में है, और उस समय उसको माल न्यूट्रिशन हो गया और उसी समय उसको ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गई, तब वो इंसान बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, तब प्रॉब्लम जो है ना और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। The problem worsen when infection and malnutrition coexist in the same infant. यही चीज़ बताई गई ना कि अगर सेम बच्चे को माल न्यूट्रिशन भी हो गया और ये डिजीजेज में से एक डिजीज भी हो गई, तब उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इम्यूनाइजेशन गिवन एट डिफरेंट स्टेजेस of the first year of life gives lifelong immunity to children against communicable diseases. इसी वजह से बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। जो भी BCG है, ये सब क्यों दिया जाता है बच्चों को? क्योंकि बच्चे को इन सब कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचाया जा सके और बच्चे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिले इन डिजीजेस के अगेंस्ट, ताकि बच्चे को ये डिजीज कभी ना हो। In rural and tribal areas, factors such as poor access to health centers, climate condition, central local customs, and use of untested traditional methods of treatment increase the child susceptibility to infectious diseases. तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से छोटे बच्चों के अंदर ये सारी डिजीज़ेस आ जाती हैं, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस आ जाती हैं। क्या क्या रीजंस हैं? पहले तो वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स नहीं हैं, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशंस वहाँ की अच्छी नहीं हैं, और वहाँ के जो रीति रिवाज हैं उसकी वजह से भी पुअर लोग और ट्राइबल एरिया के लोग अपने बच्चों को कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचा नहीं पाते हैं, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट का मेथड है वो भी उन लोग का कैसा है? ट्रेडिशनल है, जैसे जड़ी बूटी का यूज़ वो लोग करते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड्स हैं ये अनटेस्टेड हैं, इनको किसी भी डॉक्टर द्वारा टेस्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन सब का बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। There is need to inform people about the health hazards of contaminated food, poor environmental sanitation, and inadequate personal hygiene and their role in causing communicable diseases. तो अब ये जो रूरल और ट्राइबल एरिया के लोग हैं इनको हमें बताना है, इनको इन्फॉर्म करना है कि कंटैमिनेटेड फूड का उनके हेल्थ पे कैसे बुरा असर पड़ता है, ख़राब इन्वायरमेंट का कैसा असर पड़ता है, और अगर वो लोग साफ़ सफाई से नहीं रहेंगे, पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसका कितना बुरा असर पड़ेगा और कैसे ये सारी चीज़ें कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को बढ़ावा देंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत है रूरल एरिया और ट्राइबल एरिया के लोगों को, ठीक है, ताकि वो अपने आप को बचा सकें। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि क्या क्या कैसे आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हो, कैसे आप देख सकते हो कि आपने जो पढ़ा वो आपको याद है या नहीं। पहले आपको बताना है कि आप इन वैक्सीन से क्या समझते हो, DPT क्या होता है, OPV क्या होता है, BCG क्या होता है, ठीक है। हाउ डज डायरिया रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, कैसे डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। Why is the mother's health and nutrition important to avoid deficiency disease in infant? उसके बाद है classify complementary foods. हमने पढ़ा ना क्लासिफिकेशन पूरा, आपको वो बताना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि मदर की हेल्थ और न्यूट्रिशन बच्चे के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे वो बच्चे को डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस से बचा सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन 1 to 6 ईयर, ठीक है। हमने इन्फेंट्स के लिए पढ़ लिया न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेल बीइंग, अब हम प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए पढ़ेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो आप। Thank you for watching.